हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल तारिसा एकेडमी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज से मैं बायोलॉजी की एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूं, जो भारत के डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे कि स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स जहां बायो से क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी एग्जामिनेशंस में हमारा यह प्रयास आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सके। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक नजर मैं आपको अपने बारे में बता दूं। दिस इज अबाउट मी। माय नेम इज तरुण कुमार। आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन जूलॉजी and also qualified CSIR NET examinations. I have 7 years of teaching experience in different institutes of Delhi. चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सेशन की रूपरेखा इस प्रकार होंगे। यह बायोलॉजी की पूरी सिलेबस है, जिसपे आज तक सभी एग्जामिनेशंस में रिपीटेडली क्वेश्चंस आते रहे हैं। हमारे इस पूरे सिलेबस को 15 दिनों में डिवाइड किया गया है, जिसका स्टार्टिंग थ्योरी से किया जाएगा और उसके अगले दिन ही उस चैप्टर से अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम्स। ये टोटल जो है बायोलॉजी में जूलॉजी के अंदर आता है। आपको पता ही होगा बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान बोलते हैं और दूसरे को बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान बोला जाता है। जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं और बॉटनी में हम लोग प्लांट्स के बारे में, प्लांट स्पीशीज के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। और इधर हैं आपके सेल, टिश्यू, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, नेचुरल रिसोर्सेज, आवर एनवायरनमेंट, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। ये टोटल 15 चैप्टर हैं और यह चैप्टर कहीं और से नहीं, सिर्फ 9th एंड 10th क्लास के बायोलॉजी के बुक से लिया गया है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में ऐसा देखा गया है टोटल क्वेश्चंस जितने भी जीएस आते हैं वो आपको अप टू 10th लेवल के होते हैं, सिवाय एक एग्जामिनेशन जिसे यूपीएससी बोला जाता है। यूपीएससी के बायोलॉजी के क्वेश्चंस 11-12 के कुछ इन्वायरमेंट के और 11-12 के कुछ पोर्शन से आपके क्वेश्चंस देखे गए हैं। बट यूपीएससी के अलावा जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें अप टू द 10th लेवल के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, सारे एग्जामिनेशंस में आपके 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमारा रूपरेखा है, स्ट्रक्चर है क्लास का। और स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज पोषक, न्यूट्रिशन दैट इज पोषण, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल। ये 4 टॉपिक जो है वो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है और हम लोग आज बारी बारी से एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कहां से कितने कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। ठीक है। न्यूट्रिशन यानी पोषण, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स होता क्या है? न्यूट्रिएंट्स मतलब जैसे कि हम लोग कोई भी भोजन खाते हैं उनमें कुछ पोषक तत्व होते हैं, उन्हीं को न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये सारे जो है आपके पोषक तत्व है जो विभिन्न प्रकार के आहार में पाए जाते हैं।
किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, किसी में फैट्स की मात्रा, किसी में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होते हैं। न्यूट्रिएंट्स का हमारे बॉडी में यूटिलाइजेशन होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। यह कंप्लीट प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोला जाता है। ठीक है। A nutrient can be defined as the substance which an organism obtains from its surroundings and use it as a source of energy. जैसा कि मैंने बताया वही लिखा हुआ है। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो है यानी पोषक तत्व, यह पोषक तत्व जो है आपको दो प्रकार के होते हैं। एक को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, मॉलिक्यूल्स जो बड़े फॉर्म में है, लार्जर फॉर्म में, एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी मिलती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करने से हमें एनर्जी मिलती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करने से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ क्या जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये आपके न्यूट्रिएंट्स के प्रकार हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। न्यूट्रिशन जो है वो आपको ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब ऐसे जीव जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। और हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसे जीव जो दूसरे पे भोजन के लिए आश्रित होते हैं उन्हें हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोपिक मीन्स फूड, ऐसे प्राणी जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपके प्लांट्स आ जाएंगे और बहुत सारे ऐसे स्मॉल बैक्टीरियाज वगैरह हैं। ठीक है। दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ट्रोपिक मीन्स फूड। दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड, जैसे कि एनिमल्स वगैरह आ गए। ठीक है। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। ऐसे प्राणी जो लाइट को यूटिलाइज करके खाना बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। और ऐसे प्राणी जो केमिकल्स को यूटिलाइज करके अपना खाना बनाते हैं उन्हें केमो ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। फोटो ऑटोट्रॉप्स दोज व्हिच यूटिलाइज सनलाइट फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। एग्जांपल्स में प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गए, ग्रीन बैक्टीरिया हो गया। ठीक है। एंड केमो ऑटोट्रॉप्स दोज व्हिच यूटिलाइज केमिकल एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड, दैट इज कॉल्ड केमो ऑटोट्रॉप्स। इसमें आ जाते हैं आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, मीथेन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया एंड सल्फर बैक्टीरिया। ओके, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। दे आर कैटेगराइज्ड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फूड दे कंज्यूम्स। उन्हें डिवाइड किया गया है किस प्रकार के भोजन वो ग्रहण करते हैं उनके बेसिस पे। सबसे पहला है आपका हर्बीवोर्स, ऐसे प्राणी जो घास खाते हैं, दैट इज कॉल्ड घास या फिर प्लांट्स खाते हैं, दैट इज कॉल्ड हर्बीवोर्स। एग्जांपल्स में आपके काउ, गोट्स एंड मेनी मोर। प्लांट ईटर एनिमल्स, हर्बीवोर्स। ठीक है। कार्निवोर्स, फ्लेश ईटर एनिमल्स, ऐसे प्राणी, ऐसे जीव जो मांस खाते हैं, जिसको मांसाहार बोला जाता है। दैट एग्जांपल्स में आपके लायंस हो गए, टाइगर्स हो गए। कार्निवोर्स। देन आफ्टर ओमनिवोर्स, ऐसे प्राणी जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स दैट इज फ्लेश भी खाते हैं, इन्हें ओमनिवोर्स बोला जाता है। एग्जांपल्स में आपके डॉग एंड ह्यूमंस एंड रैट एटसेट्रा। डेट्रीवोर्स फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स, ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थ पे आश्रित होते हैं उन्हें डेट्रीवोर्स बोला जाता है। एग्जांपल्स में आपके अर्थवॉर्म। देन सैंग्विवोर्स फीड ऑन ब्लड, ऐसे प्राणी जो ब्लड को सक करते हैं या फिर ब्लड पे आश्रित होते हैं, दूसरे जीव से ब्लड सक करते हैं।
एग्जाम्पल में आपके लीच एंड फीमेल मॉस्किटो। लीच आपने देखा होगा, पानी में रहता है लीच, एंड फीमेल मॉस्किटो, यहां फीमेल वर्ड यूटिलाइज किया गया है। आपको पता होना चाहिए मॉस्किटो जो है, जिनमें से सिर्फ मादा मच्छर हमें बाइट करते हैं, मेल मच्छर हमें कभी बाइट नहीं करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रूगीवोर्स। फ्रूगीवोर्स फीड ऑन फ्रूट्स, एग्जांपल्स में पैरट एंड मंकी, बर्ड्स एटीसी। फ्रूगीवोर्स ऐसे प्राणी जो फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है। इंसेक्टिवोर्स फीड ऑन इंसेक्ट्स, एग्जाम्पल में बैट्स, लिजर्ड्स, टीचर प्लांट्स, ये सारे जो है आपके इंसेक्टिवोर्स हैं, मतलब इंसेक्ट्स खाने वाले, ठीक है। तो दीज आर द heterotropic mode of nutrition categorized on the basis of nature of food that they consume. ओके, किस प्रकार के आहार को ग्रहण किया जाता है, उनके बेसिस पे हमने हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इतने प्रकार में डिवाइड किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फीडिंग ऑर्गेनिज्म एज कैटेगराइज्ड एज। अब इनका मेथड ऑफ फीडिंग, किस प्रकार से वो भोजन खाते हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। एक एक करके हम लोग आगे सारे के बारे में डिटेल से समझते हैं। देखिए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है? It is a mode of nutrition in which the food is taken in solid or liquid form. यह ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें भोजन जो है सॉलिड या फिर लिक्विड फॉर्म में लिया जाता है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, बाहर से, एंड डाइजेस्ट इनसाइड द बॉडी, और हमारे शरीर के अंदर उसे डाइजेस्ट किया जाता है। जैसे कि हम लोगों में, इस चीज को तो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमंस, किस प्रकार से हम लोग सबसे पहले इंजेस्ट करते हैं किसी भी फूड को, देन आफ्टर सबसे पहले इंजेस्ट, INGEST, इंजेशन जिसको बोला जाता है, फूड को बाहर से इंटेक किए, देन आफ्टर उसको डाइजेस्ट किया जाता है, डाइजेस्ट मतलब भोजन को पचाया जाता है, देन आफ्टर उसे एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, उसे हमारे ब्लड सेल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है जो डाइजेस्टेड मटेरियल है, देन आफ्टर उसे एसिमिलेट किया जाता है। एसिमिलेट मतलब हमारे सेल्स जो है ब्लड में से उनको यूटिलाइज करते हैं और एनर्जी जिससे जनरेट होता है, और फिर लास्ट में इजेशन, EJEST, इजेशन, इसमें क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है बॉडी के बाहर फीकल मैटर के तौर पे हम उसे निकाल देते हैं एज ए स्टूल। ये कंप्लीट प्रोसेस जो है आपके होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है, जो ह्यूमंस के केस में होता है और अमीबा के केस में होता है। इसमें से अमीबा आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, जिसमें आपके होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और डिफरेंट ऑप्शंस होता है, ठीक है। अब ये देखिए अमीबा में किस प्रकार से जो है ना आपको न्यूट्रिशन होता है। दिस इज अमीबा, अमीबा आप लोग को पता होगा, अमीबा के इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल के बने हुए होते हैं, एंड हैव सिंगल न्यूक्लियस, इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। और इस अमीबा का एक स्पेसिफिक फीचर है कि इनका कोई भी शेप नहीं होता है, दे डोंट हैव डिफिनिट शेप, ओके, किसी भी आकार के नहीं होते हैं, दे डोंट हैव डिफिनिट शेप। अब जब कभी कोई भी फूड पार्टिकल्स इस अमीबा के नजदीक आएगा, यह अपने बॉडी से उसको गैदर करने की कोशिश करेगा, उसे कैप्चर करने की कोशिश करेगा। ये आप देख रहे हैं किस तरह से जो है ना फूड पार्टिकल्स को वह कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही यह ब्लड या बॉडी के अंदर चला गया, तो फिर बॉडी में मौजूद जितने भी एंजाइम्स होंगे, वह सारे एंजाइम्स इस फूड पार्टिकल पे एक्ट करना शुरू कर देंगे और इसे ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक डाउन के बाद उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा वो उसे एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेट करेगा, एसिमिलेट करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स हैं, उन सारे अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी सरफेस के द्वारा ही आपको बाहर
निकाल देता है। तो दिस कंप्लीट मैकेनिज्म इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यहां आपको डिटेल में दिया गया है। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रो मतलब होता है रॉटन, ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थ पे आश्रित होते हैं, सड़े गले पदार्थ पे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। These organisms obtained from dead and decaying organic matter। ये अपना भोजन जो है फाइनली आप कह सकते हैं यह डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, आप जैसे कि आप देखते होंगे मशरूम जो खाते हैं, they are also they have also सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एग्जांपल्स में बैक्टीरिया हो गए हैं, फंगस हो गए हैं। ब्रेड के ऊपर जो फफूंदी लगते हैं वो भी आपको सड़े गले पदार्थ पे जो है ना ग्रो करता है, तो उसमें इन सभी में आपके सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, चलिए पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। organisms which live on or inside other living organisms called hosts and obtain their food from them। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए यह एक छोटा सा जीव है, छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, और ये एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म है। या तो ये इसके बॉडी सरफेस पे रहेगा आउटसाइड, या फिर ये बॉडी के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ऐसे जीव जो किसी के ऊपर आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं भोजन के लिए, दैट इज कॉल्ड पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसे बोला जाता है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है इनसाइड एंड आउटसाइड, ओके, ऑन एंड इनसाइड, एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम। और ये इसे हार्म पहुंचाता है और ये बेनिफिट, इसे बेनिफिट पहुंचता है और इस ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचता है। ठीक है, गेस्ट गेट बेनिफिटेड व्हाइल होस्ट गेट हार्म। ठीक है, ये गेस्ट है, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में, ये मान लीजिए ये मेरा घर है या फिर ये एक ऑर्गेनिज्म है, मेरे घर में कोई आता है, मेरे बॉडी पे कोई आता है, तो ही इज कॉल्ड एज गेस्ट, वह गेस्ट के रूप में कहलाएगा। ठीक है, एंड आई एम द होस्ट। ओके, तो गेस्ट गेट बेनिफिटेड, ये जो है आपको मेरे से इसे फायदा मिलेगा और मुझे नुकसान मिलेगा उससे। तो गेस्ट गेट बेनिफिटेड व्हाइल होस्ट गेट हार्म्ड। एग्जांपल्स में आपके आ जाते हैं टेपवर्म, प्लाज्मोडियम। ये जो एग्जांपल है इसे आप लोगों ने बखूबी बहुत बार देखा होगा आस पड़ोस में। दिस इज कॉल्ड कसकुट्टा, दैट इज अमरबेल, अमरबेल जिसे बोला जाता है। ठीक है, ओके। देन द लास्ट वन इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन को म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। दिस इज रिटन हियर, म्यूचुअलिज्म मतलब एक दूसरे के ऊपर रहना बट दोनों को बेनिफिट पहुंचे। मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे रहता है तो इससे इसे फायदा पहुंचता है और इनसे इसे फायदा पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक रिलेशन। ओके, इसमें एग्जांपल्स आपके आ जाते हैं ई कोलाई, इस्चोरिया कोलाई, जो हमारे बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, they get benefited from us and we will also get benefited from him. Okay, nutrition in plant, this is the mechanism of photosynthesis आप लोग इसके बारे में अवेयर होंगे। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, प्लांट्स दैट इज लीफ रूट से वाटर लेते हैं और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और दोनों कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वे ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में समझते हैं। फोटोसिंथेसिस, photo means light and synthesis means to build. Okay, photosynthesis means building up by light, भोजन बनाना with the help of light. The synthesis of organic compound like glucose from
simple organic molecule like carbon dioxide and water by the cells of green plants having chlorophyll in the presence of sunlight is called as photosynthesis. कभी कभी एग्जामिनेशंस में फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस भी पूछे जाते हैं, उसमें से आपको फिलअप कभी कभी देखा गया है इस तरह का। तो इसकी रिएक्शन इस प्रकार के हैं, 6CO2 प्लस 12H2O, ये दोनों कंबाइन करते हैं। यहां इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड लीफ में क्लोरोफिल मौजूद होता है। दोनों मिलके आपके C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज एंड 6O2 और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। ये रिएक्शन आपके लीफ में होते हैं, ठीक है। अब बहुत बार ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ये जो ऑक्सीजन जो बना, ये ऑक्सीजन आपके कहां से बने, वाटर से बने या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से बने, क्योंकि यहां भी ऑक्सीजन है और यहां भी ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन कहां से बना, कार्बन डाइऑक्साइड से टूट के बना या फिर वाटर से टूट के बना? तो इसका आंसर है वाटर। फोटोसिंथेसिस में जब ऑक्सीजन का निर्माण होता है, वह ऑक्सीजन आपको वाटर से ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। एंड नाउ द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस स्लाइड से आपके पीसीएस के एग्जामिनेशंस में बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है। इसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला है आपका सनलाइट। मैंने बताया आपको सनलाइट और क्लोरोफिल नेसेसरी होता है प्लांट को खाना बनाने के लिए। सनलाइट, plant utilizes the light in the visible region of solar spectrum which comes under the range of 400 nm to 700 nm, that is nanometer, okay। ऐसे लाइट जो 400 से 700 के बीच में आपके विजिबल होते हैं, यही लाइट जो है आपको फोटोसिंथेसिस क्रिएट करता है, ओके। फोटोसिंथेसिस में यूज कर होता है यही लाइट। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन रेड रीजन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा आपको फोटोसिंथेसिस कहां होगा? तो रेड रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। और बोला जाए सबसे कम फोटोसिंथेसिस कहां होता है, तो ग्रीन रीजन में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि ग्रीन रीजन जो है यह प्लांट का होल पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। ग्रीन रीजन सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है यहाँ पे, एंड रेड रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होता है। ये आपके स्टेट पीसीएस के सबसे फेवरेट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिलता है एग्जामिनेशंस में। Then another necessary things is chlorophyll. First one is sunlight and another is chlorophyll. Chlorophylls, these are the green pigment present in chloroplast. Chloroplast सेल के अंदर आप लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। They are found in the green leaves of the maximum amount as well as in the other aerial green aerial part of the plant. अब देखिए फोटोसिंथेसिस आपको आप समझते होंगे फोटोसिंथेसिस लीव्स में होते हैं, बट अगर किसी प्लांट का लीफ नहीं हो तो वो फोटोसिंथेसिस उस प्लांट में जो एपिकल पोर्शन जो ग्रीनिश कलर का होता है वहां पे आपके फोटोसिंथेसिस होंगे। मान लीजिए कोई भी प्लांट, ये प्लांट इसके जो है ना आपके ये लीफ जो है ना आपके नहीं है, मान लीजिए ये लीफ नहीं है, तो ये जो पोर्शन है एपिकल पोर्शन स्टेम का, यहाँ पे आपके फोटोसिंथेसिस होंगे जो ग्रीनिश इन कलर होगा। Beside chlorophyll, certain other pigments are also present in plant. क्लोरोफिल के अलावा कुछ ऐसे पिगमेंट हैं जो प्लांट्स में मौजूद होते हैं, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। कैरोटीन, ऑरेंज इन कलर, ये कहां होता है? तो गाजर में, कैरेट में, वेरी इंपॉर्टेंट। Xanthophylls, this is a pigment, this color is orange yellow and example आपके मेज। Then after phycobilin, ये भी एक पिगमेंट है जो आपको रेड
वायलेट कलर का होता है और ये कहाँ होता है? आपके ब्राउन एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। नाउ द टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ओके, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज द डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गेन का क्या क्या योगदान होता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, हम लोग बारी बारी से उसे देखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेन्स जो है वो आपको इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले माउथ, देन आफ्टर इसोफेगस, देन स्टमक, लिवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। दे ऑल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ आवर फूड, ओके। सबसे पहले बारी आती है माउथ की, ठीक है। कोई भी भोजन हम अपने हाथों से उठा के अपने मुंह के अंदर रखते हैं, तो सबसे पहला काम क्या हो गया? फूड का इंजेक्शन। किसी भी फूड को पकड़कर अपने हाथों से मुंह के अंदर रखना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेक्शन। तो इस इंजेक्शन में सबसे पहले हमारे टीथ का योगदान होता है, दांतों का योगदान होता है। कोई भी भोजन हमारे मुंह में गया तो सबसे पहले टीथ उसे कट करेगा इनटू स्मॉल पीसेस, फिर उसके बाद उसे चबाएगा एंड देन आफ्टर उसे पीसेगा, ठीक है। ये आपके टीथ की मदद से होते हैं, ओके। अब दांत जो है हमारे बॉडी में वह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। देखिए, अगर हम अपने बॉडी को लॉन्गिट्यूडनली बीचों बीच अगर काटते हैं तो शरीर के मैक्सिमम पार्ट आधा आधा इक्वली डिवाइड होंगे, जिसमें से हमारा दांत भी है। अगर मान लीजिए अगर दांत को बीच से काट दिया जाए, दिस पोर्शन इज हाफ एंड दिस पोर्शन इज हाफ, ओके। तो सामने की तरफ आप अगर हाफ पोर्शन में देखेंगे, सामने की तरफ दो दांत जो होते हैं इन्हें इंसीजर बोला जाता है, ठीक है। उसके पीछे एक नोकीला दांत होता है, दैट इज कॉल्ड कैनाइन। उसके पीछे दो दांत होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीमोलर, एंड आखिरी में दो दांत होते हैं, तीन दांत होते हैं, दैट इज कॉल्ड मोलर। तो यह चार प्रकार के दांत हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं, ठीक है। और चारों का अपना अपना काम है। जैसे कि इंसीजर का काम है टू कट, कैनाइन का काम है टू टीयर, प्रीमोलर का काम है टू च्यू एंड मोलर का काम है टू ग्राइंड। यानी कि हमारा भोजन सबसे पहले कटा, फिर फटा, फिर चबाया गया, फिर जाके पीसा गया, तब जाके छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल में हमारा कोई फूड जो है ना आपको कन्वर्ट होता है इन दांतों की मदद से, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे कि आपको पूछा जाता है, जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट में इनमें से कौन से दांत बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं? जो एलिफेंट का टस्क होता है, सूंड जिसे बोलते हैं, TUSK, टस्क। ये टस्क एलिफेंट के इनमें से कौन से दांत कहलाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा है ये। तो इनमें से ये जो सेकेंड इंसीजर है, ये एलिफेंट में आपके बाहर की तरफ निकल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टस्क, ओके। तो एलिफेंट का टस्क जो है वो आपका इंसीजर, सेकेंड इंसीजर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं उनमें इन सभी में से कौन से दांत जो है वो पॉइंटेड होते हैं, वो आगे की तरफ निकले हुए होते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कैनाइन। जैसे कि डॉग का आप कैनाइन देखोगे बहुत ज्यादा नोकीला होता है, पॉइंटेड होता है, क्योंकि उन्हें मांस को टीयर करना होता है। चाहे आप टाइगर ले लो, लायन ले लो, दीज ऑल आर द कार्निवोर्स एनिमल्स, और इनके कैनाइन जो है ना बहुत ज्यादा नोकीले होते हैं, क्योंकि इन्हें फ्लेश को टीयर करना होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये डेंटल फॉर्मूला है, ठीक है। पहले एग्जामिनेशंस में डेंटल फॉर्मूला बहुत ज्यादा रैंडमली पूछा जाता था। व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट मैन, व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड, ये सब क्वेश्चंस पहले आते थे। लेकिन अब इनमें से क्वेश्चंस थोड़ा घुमा के पूछे जाते हैं,
वो अभी मैं बताता हूं कैसे पूछा जाता है। देखिए, मिल्की टीथ, these are temporary and arise at 6 to 11 month। ये बच्चों में 6 से 11 महीने की अवस्था में ग्रो करता है। They are 20 in number। ओके, अब ये है क्या डेंटल फॉर्मूला? लेट्स सी। जैसे कि मैंने बताया, अपने बॉडी को बीचों बीच अगर कट करेंगे तो आधे आधे दांत दो कुल पार्ट में डिवाइड कर जाएंगे। तो आधे दांत में से सबसे सामने की तरफ जो दो दांत होते हैं, ये वाला, दिस इज कॉल्ड इंसीजर। यहां लिखा हुआ है इंसीजर। उसके पीछे एक नोकीला दांत है, दैट इज कॉल्ड कैनायन। उसके पीछे प्रीमोलर एंड आखिरी में मोलर। ये जो डेंटल फॉर्मूला है, दिस इज डेंटल फॉर्मूला ऑफ परमानेंट टीथ, दैट इज इन एडल्ट। तो एक सेट में कितने हो गए? 2 1 2 3, दैट इज 8। तो 8 ऊपर की तरफ एक साइड में, उसी के नीचे 8, टोटल हो गए 16। और आप अगर डबल कर दीजिए, क्योंकि इधर भी है, तो टोटल कितने? 32, 32 दांत। और यही 32 दांत का आपका डेंटल फॉर्मूला है। इसी प्रकार से यहां आपके चाइल्ड में डेंटल फॉर्मूला ये होता है, 2 इंसीजर, 1 कैनायन एंड 0 2। ओके, ठीक है। अब दांत से भोजन कट होने के बाद छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल में हमारा टंग का भी कुछ रोल होता है। वैसे टंग का रोल डाइजेशन में नहीं होता है, बट माउथ में टंग है तो वो उसे बोलस बनाने में, या फिर कहे तो वो उसे स्टिकी बनाने में मदद करता है, या फिर आप कह सकते हैं तो चिविंग में मदद करता है, निगलने में मदद करता है। और टंग जो है वो आपको स्पीकिंग में भी मदद करता है, बोलने में। अगर किसी का जीभ काट दिया जाए तो वो इंसान बोल नहीं पाएगा, ठीक है। तो टंग का यही हेल्प है, चिविंग, स्वेलोइंग एंड टेस्टिंग एंड स्पीकिंग। भोजन को चबाने में, भोजन को निगलने में, भोजन का टेस्ट पता करता है और बोलने में मदद करता है टंग, ठीक है। अब ये टेस्ट बड जो है आपके रेयरली ही 1-2 एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चंस देखे गए हैं। सबसे आगे की तरफ जो है हमारे टेस्ट में कौन से बड मौजूद होते हैं? तो यहां पे आपके स्वीट एंड साल्टी होते हैं। दोनों गाल की तरफ जो है आपके सावर का टेस्ट, खट्टापन पता चलता है, बीच में स्वीट एंड आखिरी में बिटर, ठीक है। अब आप यहां पे देखेंगे सारे टेस्ट तो पता चल गए, बट चिली, तीखापन का कोई टेस्ट नहीं है। तो ये बात जान लीजिए, हमारे जीभ में तीखेपन को डिटेक्ट करने के लिए कोई भी टेस्ट बड नहीं होता है। हमारे बड में, हमारे टंग में चिल्ली को डिटेक्ट करने के लिए कोई भी टेस्ट बड नहीं होता है, ठीक है। और ऐसा देखा भी गया है, ये जो टेस्ट बड हैं हजारों लाखों की संख्या में मौजूद होते हैं जीभ में, बट इन कंपैरिजन टू मेल, फीमेल में ये टेस्ट बड अधिक होते हैं, जिसके कारण उन्हें थोड़ा चटपटा और चटकरा खाना पसंद आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन आफ्टर सैलिवरी ग्लैंड, लार की ग्रंथि। There are 3 pair of salivary gland present in our mouth. First one is parotid gland, then after submandibular gland and sublingual glands. ये तीनों ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है, सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है। अब इन सलाइवा में मौजूद होते हैं आपको 99.5% आपके वाटर मौजूद होता है, एंड 0.5% के अप्रॉक्स जो है आपके इंजाइम्स मौजूद होता है। अब इंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? तो यहां 2 तरह के इंजाइम्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला, जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज, और इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है
जिसको बोलते हैं टाइलीन। टाइलीन, कभी कभी एग्जाम में टाइलीन दिया रहेगा, नहीं तो फिर सैलिवरी एमाइलेज दिया रहेगा। ठीक है। दूसरे एंजाइम्स हैं आपके लाइसोजाइम। अब देखिए, ये सैलिवरी एमाइलेज जो है, ये आपके बॉडी में जो हम लोग न्यूट्रिएंट इनटेक करते हैं उनमें, फूड में मौजूद सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। और वह कहां होता है? माउथ के अंदर ही होता है। और किस चीज की मदद से? सैलिवरी एमाइलेज की मदद से आपके कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन आपके माउथ में शुरू होता है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, हमारे फूड के 20% अप्रोक्स डाइजेशन जो है वो माउथ में ही कंप्लीट हो जाता है। किसकी मदद से? सैलिवरी एमाइलेज की मदद से। ठीक है। लाइसोजाइम का काम क्या होता है? फूड में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन्हें किल करने का काम लाइसोजाइम का होता है। ठीक है। देखते हैं, द सैलिवरी ग्लैंड हेल्प इन केमिकल डाइजेशन बाय सिक्रेटिंग एंजाइम्स। सैलिवरी ग्लैंड एंजाइम्स की मदद से फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। The human saliva contain an enzymes called salivary amylase, that is ptyalin, which partially digest the starch present in the food into sugar. ठीक है। स्टार्च दैट इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करता है। The digestion of starch, that is carbohydrate, begin in the mouth. This is the reaction. स्टार्च आपके salivary amylase की मदद से माल्टोज में कन्वर्ट होता है, that is sugar, माल्ट शुगर। चलिए आगे बढ़ रहा है। फूड फिर हमारा माउथ से स्टमक में ओसोफेगस की मदद से पहुंचता है। ओसोफेगस दैट इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप, भोजन नली, जिसे ग्रास नली भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप विच लीड द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, जो भोजन को माउथ से स्टमक तक पहुंचाता है। It is highly muscular wall. It has highly muscular wall. No digestion occur here. यहाँ पे भी आपका कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ आपके मसल्स की मदद से फूड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा आगे की तरफ मूव करके स्टमक तक पहुंचता है। Which movement? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यह एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें रैंडमली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण भोजन हमारे आगे की तरफ पुश होते हैं और अल्टीमेटली स्टमक में जा पहुंचते हैं। ठीक है। चलिए, अब फूड हमारे स्टमक में यहां पे आपके 4 घंटे तक मौजूद रहे। ठीक है। और 4 घंटे के दरमियान क्या क्या चीज स्टमक में होता है वह हम लोग बारी बारी से जानेंगे। स्टमक इज जे शेप्ड बैग इन विच गैस्ट्रिक ग्लैंड इज प्रेजेंट। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड मौजूद होते हैं और इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से आपके गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं। और इन गैस्ट्रिक जूस में आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस मौजूद होता है। और इन सभी का क्या क्या काम है हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है। द फूड इज चर्न्ड इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 to 4 आवर। 3 से 4 घंटे तक भोजन हमारे पेट में मौजूद होता है और वहां पे गैस्ट्रिक जूस की मदद से फूड में क्या क्या होता है? सबसे पहले HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बारी आती है। ओके। HCl क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है और म्यूकस क्या करता है, देखते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक इन नेचर। गैस्ट्रिक जूस जो है ना वो आपको एसिडिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका पीएच जो है आपको वो अप्रॉक्स 1.5 होता है। ठीक है। In the acidic medium, the enzymes pepsin begin the digestion of protein present in the food to form a smaller molecule. ठीक है। अब यहां पे मैंने देखा एक एंजाइम है पेप्सिन। ये पेप्सिन आपको फूड में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहां शुरू होता है? तो प्रोटीन का डाइजेशन आपके स्टमक में शुरू होता है। स्टमक से पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हुआ था, वो कहां था? सैलिवरी एमाइलेज के द्वारा आपको माउथ में शुरू हुआ था। ठीक है।
HCl का काम क्या होता है? ड्यू टू दिस एसिडिक मीडियम जितने भी बचे हुए बैक्टीरिया बाहर आएंगे, अंदर जाएंगे, इस HCl की मदद से वो सारे आपके किल हो जाएंगे। ठीक है। और म्यूकस हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्टमक वाल फ्रॉम इट्स ओन सिक्रीशन ऑफ HCl। अब देखिए यहां पे क्वेश्चंस आता है, जैसे कि कार्निवोर्स हम लोग या फिर जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं वो फ्लेश ईटर होते हैं, मांस खाते हैं, तो मांस भी जो है मसल्स का बना हुआ होता है। ठीक है। और ये स्टमक भी जो है ये आपके मसल्स के बने हुए होते हैं। तो हम बाहर से लिए गए मांस को डाइजेस्ट कर लेते हैं, बट ये भी तो स्टमक मसल्स का ही बना हुआ है, तो इन्हें क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं? ड्यू टू व्हाट? द रीजन इज, ये जो मसल्स हैं स्टमक वाल, ये आपको म्यूकस से घिरा हुआ होता है। ठीक है। और यही म्यूकस इस वाल को प्रोटेक्ट करता है सेल्फ डाइजेशन से। ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस म्यूकस यहां सेल्फ डाइजेशन नहीं हो पाता है स्टमक का। ठीक है। The protein digestion begins in the stomach. This is the reaction. Protein, with the help of pepsin, it divides into peptones and peptides. Okay? चलिए, अब फूड जो है हमारे स्टमक से आगे की तरफ मूव करेंगे इंटेस्टाइन में, लेकिन उससे पहले यहां पे दो प्रकार के ग्लैंड हैं जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। इट सिक्रीट्स बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, लिवर इट सिक्रीट बाइल यानी पित्त। इस बाइल में दो चीज मौजूद होते हैं, एक को बोला जाता है बाइल जूस, पित्त रस, और दूसरे को बोला जाता है बाइल पिगमेंट यानी कि रंजक। ठीक है। बाइल जूस, ये आपको इसमें कोई एंजाइम्स मौजूद नहीं होते हैं और यह बेसिक इन नेचर होता है। इसके pH 8 होता है, लीवर का pH 8 होता है, एंड इट इज टेम्पोरली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। पित्त आशय, ये देखिए ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर है, इसी में बाइल हमारा स्टोर्ड रहता है, एंड फूड में ड्रॉप बाय ड्रॉप जाकर फूड में मौजूद फैट को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है। ठीक है। अब ये पिगमेंट दो तरह के होते हैं, एक को बिलीरुबिन और दूसरे को बिलीवर्डिन बोला जाता है। बिलीरुबिन इज येलो इन कलर एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन एक प्रकार के शरीर में बीमारी होती है जिसको जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक है। जॉन्डिस, शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से आपको जॉन्डिस की बीमारी होती है और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली यह आपके लीवर को डैमेज करने का काम करता है। ठीक है। There are lots of functions of the liver, but here we are written some important one. Okay. First one is synthesis of vitamin A. लीवर में विटामिन ए का सिंथेसिस होता है। ठीक है। That is retinol. डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का डैमेज यहीं पे होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है तो वो आपको बोन मैरो में होता है, एंड आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहां होता है तो आपके लीवर में होता है। सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन्स, ओके, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे कि यूरिया वगैरह यहीं से आपके बनते हैं, लाइक कोलेस्ट्रॉल, मेटल आयंस, ये सब सारे जो है ना आपको एलिमिनेट यहीं पे होता है। कन्वर्सन ऑफ एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस बोला जाता है। ग्लाइकोजेनेसिस मींस
conversion of glucose into glycogen. Okay. Secretion of heparin, this is an anticoagulant. Heparin का secretion भी आपको यहीं पे होता है. And production of the urea. These are the important function जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछ चुके हैं. Then pancreas. It secretes pancreatic juice into small intestine. ठीक है. अब देखिए पेनक्रियाज में आपके पेनक्रिएटिक जूस हैं. पेनक्रिएटिक जूस में आपके 3 तरह के एंजाइम्स यहां मौजूद होते हैं. फर्स्ट वन इज एमाइलेज, सेकेंड वन इज ट्रिप्सिन एंड थर्ड वन इज लाइपेज. एमाइलेज जैसा कि हमने देखा था सैलिवरी ग्लैंड में भी एमाइलेज था, वहां सैलिवरी एमाइलेज, यहां भी एमाइलेज है. तो एमाइलेज का काम क्या होगा? फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना. ठीक है. ट्रिप्सिन ये फूड में मौजूद प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है. एंड लाइपेज, L4 लाइपेज, L4 लिपिड, यानी कि यह फूड में मौजूद फैट को ब्रेक डाउन करता है. ठीक है. इट ऑल्सो सिक्रेट्स 2 हार्मोन्स दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. अब देखिए ऐसे ग्लैंड जो एंजाइम्स का भी सिक्रीशन करे और हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करे उसे मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है. मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि. तो पेनक्रियाज हमारे शरीर में मिक्स्ड ग्लैंड है जहां से आपके एंजाइम्स का भी सिक्रीशन होता है और हार्मोन्स का भी सिक्रीशन होता है. तो हार्मोन्स कौन से हैं? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. शरीर में यही इंसुलिन जो है कमी हो जाती है जिसके कारण जो है डायबिटीज नाम की बीमारी होता है. और इसी इंसुलिन को बढ़ाने के लिए एक फ्लावर है जिसका नाम है डालिया. डालिया के रूट को खाया जाता है या फिर इंसुलिन का इंजेक्शन भी आता है. देन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. यह आहार नाल की सबसे लंबी आपके पार्ट है, सबसे लंबा पार्ट. ओके. इट इज अबाउट 6 to 6.5 मीटर लॉन्ग इन एन एडल्ट मैन. 6.5 मीटर का आपको होता है. अगर आपसे पूछा जाए पूरे एलिमेंट्री कैनाल का लंबाई कितना है, आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल मतलब माउथ से एनस तक, माउथ टू एनस, टोटल लंबाई आपके अप्रॉक्स 10 मीटर का होता है. ठीक है. और यही आपको अगर फीट में पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे? 33 फीट, 33 फुट लंबा होता है. 32-33 फुट इतने लंबे होता है. ठीक है. इस 10 मीटर में से सिर्फ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6.5 मीटर है. आप समझ सकते हैं कितना लंबा हो सकता है. इट हैज 3 रीजन्स दैट इज डियोडेनम, जेजोनम एंड इलियम. ये 3 रीजन है, तीनों के बारे में अभी देखते हैं. डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. एट दिस प्लेस द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस. हमारे छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से डाइजेशन समाप्त हो जाता है. The complete digestion of food takes place in small intestine. There are different enzymes which help in complete digestion of the food, and some of them are सबसे पहले maltase, sucrase, lactase, peptidase, nucleotidase. maltase का काम क्या होता है? फूड में मौजूद जो शुगर होते हैं, शुगर दैट इज माल्टोज, इन्हें आपको ग्लूकोज और ग्लूकोज में 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. ठीक है. सुक्रेज का काम फूड में मौजूद सुक्रोज दैट इज कार्बोहाइड्रेट, इन्हें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक डाउन करता है. लैक्टेज का काम फूड में मौजूद लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है. पेप्टाइडेज का काम फूड में मौजूद पेप्टोन्स को एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है. एंड
न्यूक्लियोटाइडेज का काम डीएनए और आरएनए को कन्वर्ट करने का काम होता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है। आफ्टर दैट small intestine opens into large intestine from where the undigested food material is passed to anus through the rectum। छोटी आंत से ये आपके मान लीजिए इसके अंदर छोटी आंत मौजूद थे क्वाइल्ड फॉर्म में 6.5 मीटर का, और यहां से आपको ये बड़ी आंत में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो बड़ी आंत जो है वो भी आपके 3 प्रकार के हैं, जिसे सीकम, कोलन और रेक्टम बोला जाता है। ठीक है। दिस इज असेंडिंग कॉलन, दिस इज डिसेंडिंग कॉलन, दिस इज ट्रांसवर्स कॉलन एंड दिस इज डिसेंडिंग कॉलन। ये कॉलन है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, देन आफ्टर रेक्टम एंड एनस। ठीक है। After digestion of the molecule of the food becomes so small that they can pass through the walls of the small intestine which contain blood capillaries and go into our blood। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था आपको इंजेक्शन, भोजन हमारे माउथ में गया, देन आफ्टर डाइजेशन स्टमक में डाइजेस्ट हुआ, स्टमक में, देन आफ्टर आपके इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण रूप से भोजन डाइजेस्ट हुआ। डाइजेस्ट होने के बाद इस स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल से आपके ब्लड वेसल्स गुजरते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल से ब्लड वेसल्स गुजरते हैं और ब्लड वेसल्स में आपके एब्जॉर्ब होके जो न्यूट्रिएंट है एब्जॉर्ब होके ब्लड में डिजॉल्व होता है, ब्लड में चला जाता है, और ये ब्लड जो है शरीर के विभिन्न अंगों तक इस डाइजेस्टेड पार्ट को पहुंचाने का काम करता है, और फाइनली हमारे बॉडी के सेल में यह पचा हुआ भोजन, डाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड पहुंचता है, जहां पे एनर्जी मिलते हैं, हमारे एनर्जी में कन्वर्ट होता है ये सारे फूड। ठीक है। उसी को इस स्लाइड में लिखा हुआ है, देखिए, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व्ड फूड to all the part of the body where it become assimilated as part of the cell, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है। The digested food which is not used in our body is stored in the liver in the form of carbohydrate called glycogen। अब digested food, पचा हुआ भोजन जो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है, जो हमारे बॉडी में यूज नहीं हो पाता है, तो वह जाके कहाँ स्टोर होता है? तो वह आपके लीवर में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में आपको कन्वर्ट होता है, जो भोजन यूज नहीं होता है वो भोजन। ठीक है। एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू द एनस। और जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपको फिकल मैटर के तौर पे आपके शरीर से बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। ठीक है, मल के रूप में। Now the disorders of the digestive system। अब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से बीमारी है, कभी कभार एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाते हैं। इनमें से सबसे पहला है जॉन्डिस। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा के बढ़ने से एक प्रकार की बीमारी होती है जिसे जॉन्डिस बोला जाता है। इन दिस डिसऑर्डर बाइल पिगमेंट लाइक बिलिरुबिन इंक्रीज इन ब्लड कॉजिंग येलोनेस ऑफ द स्किन, जिसके कारण आप देखते होंगे बहुत सारे पेशेंट के आंख, बॉडी और बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो आपको पीला पड़ जाता है। एंड आई, द लिवर इज अफेक्टेड। इसमें आपको लिवर जो है बुरी तरह अफेक्ट करता है। द सेकेंड वन इज वोमिटिंग। वोमिटिंग, इट इज द इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। माउथ से आपके जो स्टमक कंटेंट है वो आपको बाहर निकलते हैं। यह रिफ्लेक्स एक्शन कहां से होता है? तो मेडुला ऑब्लंगाटा ब्रेन में है, नर्वस सिस्टम में, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यह आपको वोमिट सेंटर को कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है। चलिए, डायरिया, द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बाउल मूवमेंट
and increased liquidity of the fecal discharge is known as diarrhea. You all are aware of this diarrhea. Okay, it reduces the absorption of the fat. यह फैट के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है एंड डायरिया को क्योर करने के लिए हम लोग ORS का सॉल्यूशन डालते हैं, ORS का सॉल्यूशन देते हैं. ORS स्टैंड फॉर ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. ठीक है, डायरिया. Then constipation. In this disorder, the feces are retained within the rectum as the bowel movement occurs regularly. इसमें क्या होता है, हमारा मल जो है ना रेक्टम के पास आके स्टोर हो जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है. That creates constipation in our body. Okay, this is the healthy person which is happy, and this is the constipated person which is so sad. Indigestion. In this condition, the food is not properly digested, leading to a feeling of fullness. अब यहाँ पे क्या होता है, भोजन पूरी तरह से पच नहीं पाता है, जिसके कारण पेट भरा हुआ महसूस होता है. The cause of indigestions are inadequate enzyme secretion, प्रचुर मात्रा में enzymes का secretion हो, anxiety हो, food poisoning हो, या फिर ओवर ईटिंग के कारण या फिर स्पाइसी फूड ईट के होने के कारण जो है ना, खाने के कारण आपके इंडाइजेशन बॉडी में होते हैं. ठीक है. These are some facts which are very important and randomly asked in our examinations. Okay, एक एक करके हम लोग देखते हैं. Teeth is covered with enamel which is formed of calcium phosphate, called calcium phosphate. Okay, teeth is covered with enamel which is formed of calcium phosphate. हमारे जो दांत होता है उसके ऊपरी लेयर को इनेमल बोलते हैं और ये इनेमल आपके कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए होते हैं. ठीक है. इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द आवर बॉडी. इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी. हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा जो है वो आपके इनेमल्स है. ठीक है. अगर आपसे पूछा जाए विच इज द हार्डेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, देन द आंसर इज मैंडिबल, मतलब जबड़ा. ठीक है. एलिफेंट टस्क आर मॉडिफाइड इंसीजर. मैंने बताया हाथी का जो सुर होता है वह आपको मॉडिफाइड इंसीजर है. ठीक है. वालरस, दरियाई घोड़ा जिसे बोलते हैं, वालरस टस्क जो है, these are modified canine. These are also asked in many examinations. अब ये टर्म है मोनोफायोडॉन्ट. क्या होता है मोनोफायोडॉन्ट? देखिए, ओनली वन सेट इन द लाइफ टाइम. दांत का सिर्फ एक ही बार निकलना पूरे जीवन काल में मोनोफायोडॉन्ट कहलाता है. ठीक है. पूरे जीवन काल में एक ही बार दांत निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोफायोडॉन्ट. एग्जांपल्स में आपके व्हेल हो गए हैं, प्लेटिपस आ गए. डाइफायोडॉन्ट मतलब दुई बार दंती. कुछ ऐसे जीव हैं जिनके जीवन काल में 2 बार दांत निकलता है. देयर आर 2 सेट ऑफ टीथ इन द लाइफ टाइम, जैसे कि हम लोगों में, मैमल्स में. ठीक है. इसे दुई बार दंती बोला जाता है, डाइफायोडॉन्ट बोला जाता है. पॉलीफायोडॉन्ट कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें बार बार दांतों का निकलना होता है. Teeth can be replaced every time they fall off. जितनी बार दांत गिरेंगे उतनी बार दांत जन्मेंगे. एग्जाम्पल फिशेज, एम्फीबियंस. ठीक है. फिशेज एंड एम्फीबियंस. ह्यूमन टीथ आर थीकोडॉन्ट, हेटेरोडॉन्ट, डाइफायोडॉन्ट एंड यूनोडॉन्ट. ठीक है. ह्यूमन का दांत जो होता है वह आपको थीकोडॉन्ट है, दैट इज आपको सॉकेट से जुड़ा हुआ है. हेटेरोडॉन्ट मतलब उनके दांत विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा था इंसीजर का शेप अलग होता है, कैनाइन का शेप अलग होता है, प्रीमोलर का शेप अलग होता है, मोलर का शेप अलग होता है. इन्हीं को हेटेरोडॉन्ट बोला जाता है. डाइफायोडॉन्ट एंड बिनोडॉन्ट. डाइफायोडॉन्ट मतलब
द्विबार दंती, ठीक है, एंड वियोनोडॉट। चलिए, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। Length of small intestine is related to the feeding of habits of animals. It is relatively shorter in carnivores as compared to herbivores. अब देखिए, छोटी आंत की लंबाई हम लोगों के बॉडी में, जैसा कि मैंने बताया, 6.5 मीटर का होता है, लेकिन यह इनके फीडिंग हैबिट पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई जीव हर्बीवोर्स है तो इनके स्मॉल इंटेस्टाइन लंबे होंगे, ठीक है, और अगर कोई जीव कार्निवोर्स है इनके स्मॉल इंटेस्टाइन आपके छोटे होंगे, ठीक है। इन रैबिट, रैट्स डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन of cellulose are not complete in a single passage of food through intestine. So these animals eat their feces containing much undigested cellulose. देखिए, रैबिट में क्या होता है, रैबिट क्या करते हैं, जैसे कि आपको घास वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो घास में, ग्रासेस में मौजूद होता है आपको सेलुलोज। सेलुलोज, इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल है, तो रैट क्या करता है, इस सेलुलोज को नहीं डाइजेस्ट कर पाता है, जिसके कारण वह अपना मल खुद खाता है, ठीक है, ताकि यह फिर से दोबारा डाइजेस्ट हो पाए। वही आपको यहां पे लिखा हुआ है। Salivary glands are absent in whale and sea cow. लार ग्रंथि जो है वो आपको whales में और sea cow में absent होता है। ये दोनों मैमाल्स हैं, बट मैमाल्स में भी आपको whales और sea cow में absent होता है, ठीक है। जिराफ हैज लॉन्गेस्ट इसोफेगस। जो जिराफ है इनके गर्दन सबसे लंबे होते हैं, इसलिए इनका इसोफेगस, एक जो जिराफ है इनके गर्दन सबसे लंबे होते हैं, जिसके कारण इनके इसोफेगस भी आपके बहुत लंबे होते हैं। इसोफेगस इज एब्सेंट इन एम्फीबियंस एज दे डू नॉट हैव नेक। एम्फीबियंस जो होते हैं, ऐसे प्राणी जो जमीन पे और पानी दोनों में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस में गर्दन नहीं होता है, जिसके कारण आपके इसोफेगस उसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। Rennet tablet containing renin commercially used for curdling of the milk to make cheese. अब देखिए, ये टैबलेट है, रेनेट टैबलेट, जिसमें रेनिन होता है मौजूद। अब ये रेनिन है क्या, ठीक है, रेनिन क्या होता है, दिस इज फाउंड इनसाइड द चाइल्ड, स्टमक में मौजूद होते हैं रेनिन, ठीक है, एक प्रकार का एंजाइम्स है, और चाइल्ड में HCl नहीं होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता है, HCl के जगह पे आपके रेनिन मौजूद होते हैं चाइल्ड में। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो रेनिन घटता जाता है, उनके जगह पे HCl बनता जाता है, ठीक है। चाइल्ड में रेनिन होता है और बड़ों में HCl होता है, अंडरस्टैंड। और दोनों का काम यही है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना, ठीक है। Balanced diet contains carbohydrate, proteins and fats in the ratio of 5:1:1, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का रेशियो 5, प्रोटीन का रेशियो 1 एंड फैट का रेशियो 1, ओके। Appetite and satiety center are located in hypothalamus. भूख लगना, ठीक है, ये सेंटर जो है आपको कहां, हाइपोथैलस में लोकेटेड होता है, ठीक है। मतलब भूख लगने का इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है हमको, ब्रेन के हाइपोथैलस वाले पार्ट से मिलता है। हाइपोथैलस वी विल डिस्कस इन द नर्वस सिस्टम। वोमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये मैंने पहले भी बताया, वोमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये भी आपके नर्वस सिस्टम के पार्ट है, ब्रेन से हम लोग पढ़ेंगे, ओके। दैट्स ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप यू लाइक द सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।